भारत के वक्फ बोर्ड के पास करीब 12 लाख करोड़ की संपत्ति। इस स्कैम में शामिल थे आज के टाइम के कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर चांगई इब्राहिम, फॉर्मर एलनेट कांग्रेस एमपी इकबाल सरदेसाई। आज इसी इंटीरिया की कीमत 16,000 करोड़ रुपए के आसपास। भारत में करीब 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्टर्ड। एक ऐसी जमीन जो गरीबों के हक में होनी चाहिए थी, जहां अनाथालय, स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए थे, लेकिन आज उसकी हकीकत ये है कि ये जमीनें अब अरबों की डील्स का हिस्सा बन चुकी, जहां आलीशान मॉल्स, होटल्स और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े। लेकिन ये सारी चीजें हुई कैसे? एक ऐसा घोटाला जिसमें शामिल है करप्ट पॉलिटिशियंस, वक्फ बोर्ड के अफसर, भू माफिया और बड़े बड़े बिजनेसमैन। आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े लैंड स्कैम, द वक्फ लैंड स्कैम। That the onus is going to be on the Waqf board to prove its ownership. There will not be no objection certificates of any kind required. इस पूरे स्कैम को समझने से पहले दोस्तों ये समझ लेना जरूरी है कि ये वक्फ क्या है। वक्फ एक ऐसा सिस्टम है जो इस्लामिक समाज में चैरिटी और वेलफेयर के लिए बनाया गया। पुराने जमानों में नवाबों ने अपनी जमीनें दान की ताकि इससे गरीब लोगों की मदद हो सके। ब्रिटिश रूल के दौरान भी इस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखा गया ताकि सदियों तक गरीब लोग इसका फायदा उठा सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, लालच और भ्रष्टाचार ने इस पवित्र संपत्ति को एक घोटाले में परिवर्तित कर दिया। आज भारत के वक्फ बोर्ड के पास करीब 12 लाख करोड़ की संपत्ति। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कितना हिस्सा असल में जरूरतमंदों के पास गया? अगर आप इसका जवाब ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा एक बड़ा सा जीरो। इस पूरे स्कैम को अच्छी तरह से समझाने के लिए हमने अपने वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। वीडियो के इस पार्ट्स में हम बात करेंगे कि आखिर यह घोटाला जमीनी लेवल पर कैसे ऑपरेट करता है। पूरे घोटाले को एक स्टोरी के माध्यम से समझो। देखिए, एक कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन की, जिसका सपना है एक हाई राइज बिल्डिंग बनाने का, वो भी एक ऐसी जगह पर जो पड़ी ही प्राइम लोकेशन पर। क्योंकि वो जमीन प्राइम लोकेशन पर है तो वो मार्केट प्राइस पर बहुत ही महंगी है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी 500 करोड़ रुपए से ऊपर का हो जाता है। यहाँ समस्या ये है कि आखिर इतने पैसे देगा, और यहीं पर आता है वक्फ घोटाले का असली खेल। अब बिजनेसमैन को सस्ती जमीन तो चाहिए, लेकिन वो इसे लेगा कैसे? वो इसके लिए वो एक करप्ट वक्फ बोर्ड के मुतवली से होता है। मुतवली वो आदमी होता है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को नियंत्रित करने का काम करता है, उसकी देखभाल करता है। लेकिन असल में कई जगह ये सिर्फ नाम बात के होते हैं। बिजनेसमैन मुतवली को 5 से 10 करोड़ की रिश्वत दे देता है और कहता है कि इस जमीन को, वक्फ की जमीन को घोषित करो। अब चाहे वह जमीन वक्फ की जमीन हो या ना, मुतवली उस पर झूठा दावा पेश कर देता है और उसे वक्फ की जमीन घोषित कर दी जाती है। अब जब कोई जमीन वक्फ की जमीन घोषित हो जाती है तो उसे लीगली चैलेंज करना लगभग नामुमकिन जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, यानी अब वो जमीन सरकारी दखल से बच गई। अगर कोई चैलेंज करता भी है तो मामले को नॉर्मल कोर्ट में नहीं ले जाएगा। वक्फ के अंदर ही वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है, उसी के अंदर सुनवाई की जाती। अब जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि अगर आप किसी कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं तो उससे ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं, पर आपका ये अधिकार भी वक्फ कानून के तहत समाप्त कर दिया। यानी वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकती। यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के भी हाथों को इस मामले में बांध दिया गया। अब जो करप्ट अफसर और करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस पूरे सिस्टम को काफी अच्छे से समझते हैं, वो इसका खूब फायदा उठाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर इस पर कोई सवाल नहीं खड़े करता, क्योंकि उन्हें भी इसमें से एक हिस्सा मिल रहा होता है। कोई भी पॉलिटिशियंस इस पे सवाल नहीं खड़ा करता, क्योंकि उन्हें अगले इलेक्शंस के लिए फंडिंग चाहिए हो। और अब आता है इस स्कैम का असली लास्ट स्टेप, जमीन को सस्ते में लीज पर देने का।
अब वो मुतवली बिजनेसमैन को 500 करोड़ की जमीन को सिर्फ 10 से 20 करोड़ रुपए में लीज पर दे देता है, वो भी अगले 20 से 30 सालों के लिए। यानी अब जमीन लीगली बिजनेसमैन के पास चली गई है, लेकिन जो पेमेंट हुई है उस जमीन वो हुई है मार्केट प्राइस से सिर्फ 5% है। अब उस जमीन पर कुछ भी बनाया जा सकता है, होटल हो, मॉल हो, ऑफिस हो या फिर लग्जरीज अपार्टमेंट्स। और दोस्तों यह खेल इतने पर ही नहीं रुकता। जब लीज का समय समाप्त होने को आता है, यानी जो लीज इनिशियली 20 से 30 सालों के लिए दी गई थी, जब उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला होता है तो लीज को रिन्यूअल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाता है, वो भी ये कहकर कि ये जमीन पब्लिक इंटरेस्ट में यूज होते। और इसी तरीके से 500 करोड़ रुपए की जमीन को सिर्फ 5 से 10 करोड़ रुपए देकर और 4 से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दे करके एक बिजनेसमैन प्राइम लोकेशंस की जमीन पर कॉमर्शियल चीजों को खड़ा कर देते, उससे जमकर प्रॉफिट निकालते। अब मैं ये जो सारी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि ये लैंड स्कैम जमीनी लेवल पर कैसे चलता है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। इसे आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे ने कई सारे स्टिंग्स ऑपरेशन किए जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घोटाले का सबसे बड़ा असर किस पर, तो उस आदमी पर होता है जिसकी वह जमीन को, क्योंकि उसकी पुश्तैनी जमीन की ओनरशिप को रातों रात इलीगल तरीके से लीगल वे में बदल दिया गया और वह कुछ भी नहीं कर पाए। और दूसरा, वो सभी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले भोले भाले लोग, क्योंकि कई बार ये प्राइम लोकेशन वाली जमीन ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के अंदर आती, जहां पर वक्फ के लिए हॉस्पिटल्स बनने होते हैं, वक्फ अनाथालय बनने होते हैं, लेकिन सिस्टम के इस लूप होल के जरिए उन सारी चीजों को प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसपे वो कमर्शियल चीजें बनाते हैं और जम करके खूब कमाई जनरेट। इस कमाई का कुछ हिस्सा को बोर्ड के मेंबर्स के पास भी जाता है। दोस्तों ऐसे कुछ स्कैम्स कुछ रिपोर्ट्स के जरिए बाहर भी आए। अब हम उन्हीं स्कैम्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2012 में कर्नाटका के स्टेट कमीशन के अध्यक्ष रहे अनवर मणिपड़ी उस टाइम पर कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा एक रिपोर्ट सौंपते, जिसपे एलिगेशंस लगाया गया कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली लगभग 27,000 एकड़ जमीन को या तो दुरुपयोग किया गया उसका, या फिर उसे इलीगली प्राइवेट प्लेयर्स को आवंटित कर दिया गया। उस जमीन की कीमत $2 बिलियन की। एक कंपैरिजन के लिए बता दें कि भारत की आज की करंट GDP 3.4 ट्रिलियन के आसपास की, यानी सिर्फ 1.4 ट्रिलियन कम का स्कैम हुआ। इटली, कनाडा, ब्राजील जैसे देशों की तो पूरे साल की टोटल GDP होती है $2 ट्रिलियन के आसपास की। उतने का भारत में सिर्फ एक स्कैम हुआ है। मणिपड़ी द्वारा कमीशन की गई रिपोर्ट में बताया गया कि कर्नाटका के वक्फ बोर्ड ने लगभग 50% जमीन को पॉलिटिशियंस और वक्फ बोर्ड के मेंबर के थ्रू रियल एस्टेट के माफिया के साथ मिली भगत करके उसे मार्केट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस पर दे दिया गया। और कई केसों में तो ये जो डिस्काउंट हुआ था ये 90% से भी ज्यादा का हुआ है। और इन सब के बदले इन्हें मिलता है खूब सारा रिश्वत। इस स्कैम में शामिल थे आज के टाइम पे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर चांगई इब्राहिम, फॉर्मर एलनेट कांग्रेस MP इकबाल सरदेसाई, फॉर्मर एलनेट कर्नाटका कैबिनेट मिनिस्टर कुमारुल इस्लाम और उस टाइम पर यूनियन मिनिस्टर रह चुके रहमान खान जैसे कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के दूसरे सबसे बड़े फेमस स्कैम, सेंटिलिया लैंड स्कैम। अनाथालय की जमीन पर बना हुआ $2 बिलियन का एक आलीशान महल। दोस्तों यह घोटाला है मुंबई की 4,500 स्क्वायर मीटर एक प्लॉट का,
जहां पहले क्यूरिम बॉय इब्राहिम ओजा ऑर्फिंग ट्रस्ट पहले एक अनाथालय चलाता था, तो गरीब और बेसहारा हो चुके बच्चों के लिए शिक्षा और जरूरी चीजों को प्रदान किया करता था। ट्रस्ट ने 2002 में चैरिटी कमिश्नर से अनुमति मांगी इस जमीन को एंटीलिया कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को बेचने, जिसे उसी साल अगस्त में मंजूरी दे दी गई। इस जमीन को मात्र 21.05 करोड़ रुपए में बेचा गया, जबकि उस टाइम पर इसकी कीमत कम से कम 100 करोड़ रुपए के आसपास की थी। मतलब गरीब अनाथ बच्चों की जमीन पर आज एक अरबपति का महल खड़ा हुआ है और उसके लिए कंपनसेशन दिया गया कितना, कुछ भी नहीं। ये जमीन अंडर हैंड्स डील हैवी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ट्रांसफर की गई। आज इसी एंटीलिया की कीमत 16,000 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन आज ये सवाल कोई नहीं पूछता कि आखिर इसका असली इक़्तिदार कौन है। वक्त की असली मंशा थी कि वह अस्पताल बनाए, अनाथालय बनाए, लेकिन अब वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वक्फ बोर्ड जिन स्कूलों और अस्पतालों के लिए जमीन रखता था, आज वह बिजनेस हब में बदल चुके हैं और सरकार इस पर कुछ नहीं करती, क्योंकि इसमें उसे भी कुछ पार्ट्स का कमीशन मिल रहा होता है। कर्नाटक से दिल्ली तक, मुंबई से लेकर लखनऊ तक आज हर जगह यही हो रहा है। 2024 में मोदी गवर्नमेंट ने एक नया वक्फ संशोधन विधेयक लेकर के आई, जिससे वक्फ के अधिकारों को लिमिट में रखा जा सकता है, पर अभी तक वह विधेयक भी पास नहीं हो पाया है। और एक नया सवाल भी जन्म ले रहा है कि क्या ये नया संशोधित हुआ बिल इस पूरे सिस्टम को सही कर पाएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें, इस मुद्दे पर चर्चा करें और इस सिस्टम से जवाब मांगें, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे ये सारा खेल इसी तरह से चलता रहेगा। तब तक के लिए जय